नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी सेलेक्टर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गहराई से गोता लगाते हैं। बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं हमारी पृथ्वी की उन अद्भुत स्थलाकृतियों के बारे में जो पूरे भूगोल का बेस हैं, यानी पठार और मैदान। हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 अहम चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले पठारों का एक विस्तृत परिचय, फिर हम देखेंगे पठारों के 5 प्रमुख प्रकार, उसके बाद हम शिफ्ट होंगे मैदानों के निर्माण और उनके आधार पर, और फाइनली बात करेंगे मैदानों के प्रमुख प्रकारों की। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले भाग से शुरुआत करते हैं। पठार एक विस्तृत परिचय। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई किस जमीन को हम पठार कह सकते हैं? क्या हर ऊंची जगह पहाड़ होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली पठार, जिसे हम प्लेटो भी कहते हैं, एक सेकेंडरी लैंडफॉर्म है। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी न्यूनतम ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा होती है। लेकिन पहाड़ों से ये अलग कैसे है? पहाड़ों की तरह इसकी कोई नुकीली चोटी नहीं होती, बल्कि इसका ऊपरी हिस्सा एकदम सपाट होता है, बिल्कुल एक टेबल की तरह। और सबसे काम की बात, ये पठार खनिजों यानी मिनरल्स के बहुत बड़े भंडार होते हैं। सही कहा। अब अगर पठारों की बात हो और भारत के छोटा नागपुर के पठार का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका इतिहास ना सच में बहुत शानदार है। इसका नाम नागवंशी राजाओं से जुड़ा है जिनके इष्ट देवता शेषनाग थे। नागों के स्थान की वजह से ही इसे नागपुर कहा गया। इसी के चलते 1685 ईस्वी में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने रांची के चुटिया में शेषनाग का एक भव्य मंदिर भी बनवाया था। और हाँ, जैसा कि हमने बताया कि पठार खनिजों से भरे होते हैं, तो यही वजह है कि 1907 में जमशेदपुर में टाटा द्वारा टिस्को स्टील प्लांट इसी पठार पर लगाया गया था। मतलब आप देख रहे हैं कि भूगोल और इतिहास कैसे एक दूसरे से गहराई से कनेक्टेड है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पठारों के 5 प्रमुख प्रकार, निर्माण और वो कहाँ स्थित हैं। इस आधार पर इन विशाल सपाट संरचनाओं को 5 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो पहला टाइप है अंतरपर्वतीय पठार या इंटरमाउंटेन प्लेटो। नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो रहा है। ये एक ऐसा पठार है जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा होता है। आप इसे 2 ब्रेड के बीच रखे सैंडविच की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मेक्सिको का पठार, जो सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल पर्वतों के बीच एकदम फंसा हुआ है। और एक फैक्चुअल पॉइंट जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ये जगह पूरी दुनिया में चांदी के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, लावा या ज्वालामुखी का पठार। हमारे भारत का अपना दक्कन का पठार इसका एकदम सटीक उदाहरण है। देखिए होता क्या है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर का जो पिघला हुआ पदार्थ है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वो सतह पर आ जाता है। और सतह पर आते ही हम इसे लावा कहने लगते हैं। जब यही लावा सतह पर फैलकर ठंडा हो जाता है, तब जाकर ऐसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लावा भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता। एक होता है अम्लीय लावा यानी एसिडिक लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसकी वजह से ये काफी गाढ़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ होता है क्षारीय लावा यानी एल्कलाइन लावा। इसमें सिलिका कम होता है, तो ये पतला होता है और बहुत दूर तक बहकर फैलता है। और यही जो फैलाव है ना, वो डिसाइड करता है कि पठार की फाइनल शेप कैसी होगी। क्या बात है। चलिए अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, पर्वतपदीय पठार या पीडमांट प्लेटो। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, ये वो पठार हैं जो पर्वतों के एकदम बेस या उनके पैरों के पास बनते हैं। मालवा का पठार इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। यहाँ की मिट्टी काली होती है, जो कपास यानी कॉटन उगाने के लिए एकदम बेस्ट मानी जाती है। और आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का जो मशहूर इंदौर शहर है, वो इसी पठार पर बसा है। अपनी सफाई के लिए नंबर 1 और कॉटन प्रोडक्शन के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और अब बचे हमारे आखिरी 2 प्रकार। चौथा है तटीय पठार, जो समुद्र के किनारों पर पाए जाते हैं और जिन पर समुद्री लहरों का सीधा सीधा असर दिखता है। गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ के पठार इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और पांचवा है महाद्वीपीय पठार। इनका विस्तार यानी फैलाव बहुत ज्यादा होता है। एशिया महाद्वीप का विशाल तिब्बत का पठार इसका एक परफेक्ट उदाहरण है।
दिलचस्प बात यह है कि तिब्बत का पठार अंतरपर्वतीय तो है ही, लेकिन अपने विशाल साइज की वजह से ये एक महाद्वीपीय पठार भी है। तो ऊंचे और सपाट पठारों की इस रोमांचक जर्नी के बाद चलिए अब थोड़ा नीचे उतरते हैं और बात करते हैं हमारी पृथ्वी की सबसे व्यापक स्थलाकृति की। ये है हमारा तीसरा सेक्शन, मैदान, निर्माण और आधार। मैदान यानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद वो समतल हिस्से जहां हम और आप रहते हैं। अब सवाल यह है कि ये बनते कैसे हैं? इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य दोनों बलों से होता है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि नदी, पवन, वर्षा और ग्लेशियर्स जैसे जो बाह्य बल हैं, उनके द्वारा बनाए गए मैदान दुनिया में सबसे बड़े और सबसे विस्तृत होते हैं। और इन बाह्य बलों के काम करने का जो प्रोसेस है ना, वो एकदम सिस्टमैटिक है। सोचिए, सबसे पहले होता है अपर्दन या कटाव, मतलब नदियां या हवाएं चट्टानों को काटती हैं। फिर वो इन कटे हुए अवसादों या सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, जिसे हम बहाव कहते हैं। और लास्ट में ये सारे सेडिमेंट्स किसी गहरी घाटी या गड्ढे में जाकर जमा होने लगते हैं। इसे निक्षेपण कहते हैं। और ये तब तक जमा होते रहते हैं जब तक कि वो पूरी जगह एक समतल मैदान न बन जाए। तो कुछ इस तरह से एक समतल मैदान अपनी शक्ल लेता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, मैदानों के प्रमुख प्रकार। इन विशाल समतल भूमियों को बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बनी कैसे हैं। पहला टाइप है संरचनात्मक मैदान। इनका निर्माण आमतौर पर पृथ्वी की सतह के ऊपर उठने की प्रक्रिया से होता है। अमेरिका के जो ग्रेट प्लेन्स हैं, वो इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। दूसरा होता है अपर्दनात्मक मैदान। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब बाह्य बलों के लगातार कटाव के कारण ऊंचे हिस्से घिस-घिस कर एकदम समतल हो जाते हैं, तब ये मैदान बनते हैं। अमेरिका का नियाग्रा मैदान और हमारे भारत में अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है, वो इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। और फाइनली तीसरा प्रकार, जो मानव सभ्यता और खेती-बाड़ी के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है, निक्षेपात्मक मैदान। ये नदियों, हवा या ग्लेशियर द्वारा लाए गए अवसादों के लगातार एक जगह जमा होने से बनते हैं। उदाहरण के लिए अपने उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा चीन का हुआंगहो मैदान और मिस्र में नील नदी का मैदान भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनें हैं, जहां सभ्यताएं सबसे ज्यादा फली फूली हैं। तो दोस्तों, आज हमने पठारों की ऊंचाइयों से लेकर मैदानों के समतल विस्तार तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस डीप एनालिसिस से आपके ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया और इससे आपकी बीपीएससी की तैयारी में कोई सॉलिड वैल्यू ऐड हुई है, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और हाँ, बीपीएससी सिलेक्टर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले शानदार एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।